नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेज में। दोस्तों, आज का विषय चित्रकला। चित्रकला का विकास कैसे और कहाँ से प्रारंभ हुआ था प्राचीन काल में, तो बात करते हैं। और ये क्लास जो है ये आर ओ के लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इसका जो आरंभिक रूप था स्तंभ कला, और उसके बाद भीमबेटका का गुफा चित्र के प्रारंभ से है। तो इसमें दो भागों में विभाजित किया गया, एक बाघ चित्रकला और दूसरा अजंता के चित्र। बाघ चित्रकला में जो आता है बौद्ध पंथ आते हैं, जैन पंथ आते हैं, ब्राह्मण बौद्ध वगैरह इत्यादि आते हैं। अजंता में जो आते हैं सातवाहन, वाकाटक, गुप्त, चालुक्य, इनकी चित्रकलाएँ आती हैं। तो इनमें क्या है, 30 गुफाएँ हैं, 16, 17 और 19 की गुफाएँ हैं। ये द्वितीय ईसा पूर्व से 7वीं सदी तक मानी गई हैं। इसके बाद जो आता है वादामी की चित्रकला, ये चालुक्य वंश के द्वारा है और 7वीं 8वीं सदी के प्रारंभ मध्य में है। इसके बाद एलोरा की गुफा और चित्र, ये 30 गुफाएँ हैं, 34 गुफाएँ हैं और ये राष्ट्रकूट वंश के समय की हैं। ये 10वीं सदी के समय की हैं। 10वीं सदी के पश्चात गुफा चित्रकला अथवा स्तंभ कला चित्रकला का पतन एवं लघु चित्रकारी का विकास हुआ था। इसके बाद आती है जैन चित्रकला। गुजरात एवं राजस्थान में ये जैन चित्रकला पाई जाती है। फिर उसके बाद आती है पट चित्रकला। पट चित्रकला कपड़े का चित्रकारी होता है। ये उत्तर प्रदेश और नेपाल, तिब्बत में देखी गई हैं। प्राकृतिक के चित्रकलाओं पर बल मिला है, जैसे गुजराती शैली में है। ये 14वीं और 15वीं सदी का कागज़ का प्रचलन के समय का था। चौर पंचशिखा शैली, एक ही साथ कथा एवं चित्र हैं। इसमें पोथी की शैली है और इसके पश्चात जो आती है पोथी की शैली आती है इसके बाद में। तो एक एक करके देखेंगे और पढ़ेंगे पहले विस्तार से। ललित कलाओं की विविध शैलियों में चित्रकला का एक महत्वपूर्ण शैली का प्रतिनिधित्व करती है। आदिमानव ने सभी सर्वप्रथम अपने आप को चित्रकला के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। जब मानव अपने आसपास के परिवेश के साथ सहचार स्थापित किया तथा उन्होंने जो महसूस किया तो उसे सर्वप्रथम चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त करने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए उच्च पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के मानव ने अपने मनोभाव को भीमबेटका की गुफा चित्रों के रूप में व्यक्त किया था। चित्रकला के विकास में सातवाहन शासकों का विशेष योगदान रहा है और बताया जाता है कि अजंता के आरंभिक गुफा चित्र सातवाहन शासकों से जुड़े रहते। उदाहरण के लिए गुफा संख्या 9 एवं 10 आरंभिक गुफाओं से संबंधित हैं तथा इन गुफाओं का विकास सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि सातवाहनों के अधीन भज तथा अमरावती से 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और उन्हीं की अभिव्यक्ति सातवाहन कालीन चित्रकला में भी हुई है। इस काल में कुषाणों के द्वारा चित्रकला के विकास में अपना योगदान दिया गया था। वस्तुतः उत्तर पश्चिम में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई थी उस पर यूनानी, रोमन तथा ईरानी शैली का प्रभाव था। फिर इसमें कुषाणों ने चीनी तत्वों को भी शामिल कर दिया और इस प्रकार उत्तर पश्चिम में कुषाणों के अधीन चित्रकला की एक मिश्रित शैली विकसित हुई है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में महात्मा बुद्ध का एक ऐसा चित्र मिलता है जिनके वक्ष पर श्रीवत्स अंकित है। इसी प्रकार एक कुषाणकालीन चित्र में एक महिला को सरोवर से निकलते हुए दिखाया गया है जिसके साथ एक शिशु भी है। ये आप लोगों को चित्र दिखाएंगे। आगे बढ़ते रहें, इसके बाद आपको चित्र देखने को मिलेगा, चित्र सहित पढ़ने को मिलेगा। अजंता
कि गुफा चित्र अजंता की गुफा चित्र प्राचीन कालीन भारतीय चित्रकला की महान धरोहर है और इसके विकास में विभिन्न राजवंशों का योगदान रहा है, यथा सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश तथा चालुक्य वंश। अजंता में कुल 30 गुफाओं का निर्माण किया गया। इनमें से 29 गुफाएं पूर्ण निर्मित हैं, वहीं ये गुफा अर्धनिर्मित यानी आधि निर्मित गुफा संख्या 9 और 10 सातवाहन काल से संबंध है, जबकि गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से है। गुफा संख्या 16 में कुछ अनुपम चित्र बनाए गए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण चित्र है मणासन्न राजकुमारी की। इनमें एक राजकुमारी अपने पति की विरह में मर रही है, जबकि उसके परिजन चारों ओर से उसे घेर कर खड़े हैं। इस चित्र में मानव कल्याण करुणा का अद्वितीय चित्रण हुआ है। गुफा संख्या 17 को चित्रशाला का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें अनेक सुंदर चित्र उकेरे गए हैं और एक अद्भुत चित्र बुद्ध एवं उनकी पत्नी के नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें अनेक सुंदर चित्र उकेरे गए हैं और एक अद्भुत चित्र बुद्ध एवं उनकी पत्नी यशोधरा के संबंधों को व्यक्त कर रहा है। यशोधरा के द्वारा अपने पुत्र राहुल को माता बुंदू को अर्पित करते हुए दिखाया गया है। यहाँ भी मानव संवेदना का बड़ा ही सजीव चित्रण मिलता है। अजंता के चित्रों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इन चित्रों में महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध सत्वों को अभिव्यक्त किया गया है। वस्तुतः अजंता चित्रकला क्लासिकल मानदंड ग्रहण कर लेती है तथा ये अपने आने वाले युगों में भारतीय चित्रकला पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। अजंता जो गुफा है, ये आप देख सकते हैं अजंता की पेंटिंग है, ये किस प्रकार से उकेरे गए हैं। ये अजंता की गुफाओं में जो चित्र मिले हैं। इसके बाद दोस्तों वाघ चित्रकला से संबंधित गुफाएं ग्वालियर के पास स्थित हैं। यहाँ से गुप्त काल के अनेक महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं। वैसे तो बाघ में 9 गुफाएं मिली हैं, किंतु गुफा संख्या 2 और 4, 5 अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बाघ चित्रकला की तुलना अजंता चित्रकला से करते हैं तो पाते हैं कि जहाँ अजंता चित्रकला का विषय धार्मिक था, वहीं बाघ चित्रकला का विषय लौकिक, और उसी प्रकार जहाँ अजंता चित्रकला विशेषकर अभिजात्य वर्ग से संबंधित थी, तो वाघ चित्रकला सभी वर्गों से संबंधित है। वाघ चित्रकला आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों बादामी की चित्रकला। बादामी चित्रकला का विकास चालुक्य शासकों के अधीन हुआ था और चालुक्य शासक मंगलेश ने कई गुफाओं का निर्माण कराया तथा उन गुफाओं में मूर्तियों के साथ साथ चित्र भी बनाए गए थे। इन गुफाओं की संख्या 4 अधिक महत्वपूर्ण है और इनमें विष्णु के विभिन्न रूपों के चित्र अंकित किए गए हैं। बादामी की चित्रकला आप देख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा की चित्रकला। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है तथा एलोरा में मूर्तिकला के साथ चित्रकला के साथ भी प्राप्त होते हैं। एलोरा में चित्रकला के विकास में चालुक्य तथा राष्ट्रकूट शासकों का विशेष योगदान रहा है। यहाँ से प्राप्त कुछ चित्रों में कैलाशनाथ, इंद्रशवा तथा कुछ अन्य चित्रकारी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में एलिफेंटा मुंबई के पास स्थित है और इसे पहले धारा नगरी के नाम से जाना जाता था, किंतु आगे पुर्तगीजों ने हाथियों के आकार की बड़ी बड़ी चट्टानों को देखकर इसका नामकरण एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा से मूर्तिकला का भी साक्ष्य मिलता है, किंतु इसके साथ साथ यहाँ भी चित्रकला के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और पुरुष तथा प्रकृति, जीव तथा शरीर का मिलन आदि होता है। पल्लवकालीन चित्रकला पल्लवों के अधीन
पल्लवों के अधीन चित्रकला की एक शैली विकसित की गई है और इस पर अजंता चित्रकारी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे पल्लव चित्रकला चोल कला के रूप में विकसित हुई और पल्लव शासकों ने महेंद्र वर्मन प्रथम ने कुछ गुफाओं का निर्माण कराया तथा चित्रकारी को भी प्रोत्साहन दिया था। आगे महेंद्र वर्मन की परंपरा को नरसिंह वर्मन द्वितीय अथवा राज सिंह ने आगे बढ़ाया। उसने कैलाशनाथ मंदिर की दीवारों पर चित्रों का निर्माण कराया और इनमें विभिन्न देवताओं का प्रतिनिधित्व मिलता है और ये चित्र पल्लव चित्रकला के ज्वलंत उदाहरण हैं। चोलकालीन चित्रकला तो इस काल के पल्लव कालीन चित्रकला और भी विकसित होकर आई है और इस काल के चित्र मंदिरों की दीवारों पर मिलते हैं। आरंभिक मंदिरों में नर्तमलाई में विजयालय चोलेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है और इसकी दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण चित्र तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अंकित हैं और जो राजा राज प्रथम के काल में निर्मित किए गए थे। ये चित्र आंतरिक गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर बनाए गए हैं। ये चित्र जो हैं ढक दिए गए हैं थे क्योंकि इनके ऊपर नायक के काल की चित्रकारी प्राप्त होती है, किंतु गोविंद स्वामी नामक महत्वपूर्ण विद्वान विशेषज्ञ ने इन चित्रों की खोज निकाला और इन चित्रों में नटराज शिव का चित्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ त्रिपुरांतक 3 लोगों को नष्ट करने वाले के रूप में शिव का चित्र अंकित किया था। ये आप देख लें ये लोग, और ये जो है चित्रकारी है फोर्सिको पेंटिंग बृहदेश्वर टेम्पल का है। चित्रकला के विकास का दूसरा चरण लघु चित्रकला है और लघु चित्रकला में देखते हैं क्या है। आरंभिक चित्र तालपत्र पर बनाए गए और उसके बाद कागज एवं वस्त्रों पर लघु चित्र बनाए जाने लगे। ऐसा माना जाता है कि एलोरा गुफा चित्रकला के पश्चात स्तंभ चित्रकारी का पतन हो गया था और उसकी जगह लघु चित्रकला आरंभ हुई और इसका आरंभिक विकास तालपत्र पर देखा गया है। इसके विकास में जैनियों का योगदान रहा है। गुजरात और बंगाल इस चित्रकला के प्रमुख केंद्र थे। गुजरात जैनियों का केंद्र था। जैन चित्रकला का विकास 7वीं सदी से आरंभ हुआ है। जैन चित्रकला 9वीं से 12वीं शताब्दी तक महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाले शैलियों में जैन शैली का प्रमुख स्थान है। इस शैली का प्रथम प्रमाण सितनवासल की गुफा में बनी 5 जैन मूर्तियों से प्राप्त होता है। भारतीय चित्रकारों चित्रकलाओं में कागज पर की गई और इस चित्रकारी का उत्कृष्ट स्थान है। इस कला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलता है। इस शैली पर मुगल और ईरानी शैली का भी प्रभाव है। जैन पेंटिंग देखो आप, मैन्युस्क्रिप्ट, पट चित्रकला क्या है तो पट चित्रकला की है ये एक शैली बंगाल में विकसित हुई है, किंतु इसका प्रसार उत्तर प्रदेश, नेपाल, तिब्बत आदि क्षेत्रों में भी देखा गया है। इस चित्रकारी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चित्रकला नीलमणि दास, गोपाल दास, बलराम दास आदि थे। इस शैली के अंतर्गत रामायण, महाभारत तथा पुराणों से संबंधित कथाओं को कपड़ों पर अंकित किया जाता है, इसलिए इसका नाम पट चित्रकला पड़ गया है। पट चित्रकला देखिए आप लोग। इसके बाद गुजराती चित्रकला ये चित्रकला के रूप में विलक्षण थी और इसमें स्तंभ चित्रकला की जगह तालपत्रों पर चित्र बनाए जाने लगे और ये जो चित्र हैं पुस्तकों के रूप में बनाए जाते थे, अतः इसे पौथी शैली का नाम दिया गया था। गुजराती
चित्रकला में प्रकृति के चित्रण पर भी बल दिया गया था। उदाहरण के लिए अग्नि, जल, बादल, आकाश आदि के चित्र निर्मित किए गए तथा इन्हें तालपत्रों पर उकेरा गया। आगे इसका प्रभाव चित्रकला की राजपूत शैली पर भी देखा जा सकता है। गुजराती पेंटिंग देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आती है पाल शैली। पाल शैली क्या है? पाल शैली 9वीं 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल और देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल शैली की चित्रकला विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों पर वज्रयान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। दृष्टांत शैली की प्रधानता वाली इस शैली ने तिब्बत और नेपाल की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रमुख केंद्र पूर्वोत्तर भारत ही रहा है, परंतु वर्तमान में इस शैली के चित्र देश के विभिन्न भागों में स्थित संग्रहालयों में भी देखे जा सकते हैं। कला के क्षेत्र में बौद्धों के योगदान का निरूपण कीजिए। तो इसमें सबसे पहले बौद्ध कला चैत्य स्तूप हैं, विहार एवं आगे मंदिर हैं, और इसमें मूर्ति कला, गंधार कला तथा सारनाथ कला भी है। और चित्रकला अजंता एवं बाघ, एलोरा, जैन, बुद्ध, ब्राह्मण इत्यादि हैं। भारत से बाहर मध्य एशिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से मूर्तिकला एवं चित्रकला पर प्रभाव भी देखा जाता है। दूसरा है प्रश्न, अजंता भारतीय संस्कृति की महान धरोहर है, इस कथन का टिप्पणी कीजिए। तो इसमें अजंता स्थापत्य कला, बौद्ध मंदिर हैं, मूर्तिकलाएँ बौद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं, और चित्रकला में बौद्ध एवं बोधिसत्व तथा शासक हैं। अजंता भारतीय कला के विकास में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा बनकर आता है, और अजंता के काल तक भारत की कई कला शैलियाँ इतनी प्रौढ़ हो गईं कि इन्होंने न केवल पूर्ववर्ती काल की भारतीय कला पर वरन भारत के बाहर भी कला शैलियों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। अजंता न केवल चित्रकला बल्कि स्थापत्य एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में भी भारत के महान कलात्मक उपलब्धि है। यह 2वीं सदी ईसा पूर्व तथा 7वीं सदी के बीच लगभग 1000 वर्षों के विकास के इतिहास को दर्शाता है। अजंता में 30 गुफाओं का अवशेष मिलता है। इनमें कुछ चैत्य हैं एवं कुछ विहार हैं। पहली बार अजंता में चैत्य एवं विहार दोनों साथ साथ निर्मित दिखाई पड़ते हैं। चैत्य बौद्ध गुफा मंदिर है और गुप्तकालीन गुफा मंदिर चैत्य गुफा मंदिर का उत्कृष्टतम उदाहरण है। मूर्तिकला के क्षेत्र में अजंता का योगदान रहा है। यहाँ बुद्ध एवं बौद्ध सत्वों की अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं, जो दर्शाती है कि अजंता का मूल उत्प्रेरणा बौद्ध पंथ से मिली थी। गुप्तकालीन मूर्तिकला सारनाथ कला के निकट है। सबसे बढ़कर चित्रकला के क्षेत्र में अजंता विकास के चरम अवस्था को दर्शाता है, और अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 जो कि गुप्त काल से संबंध है, चित्रकला के क्षेत्र में क्लासिकल मानदंड को प्रदर्शित करती है। अजंता कला को विभिन्न राजवंशों का संरक्षण मिलता है, यथा शुंग वंश, कुषाण वंश, सातवाहन गुफा और गुप्त चालुक्य वंश आदि। फिर भी अजंता की कला केवल राजकीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति नहीं है, इसके विकास में जनसामान्य की भी अहम भूमिका रही है। साधु, सन्यासी, तपस्वी, स्वतंत्र कलाकार सभी ने इनमें अपना योगदान दिया है। इसलिए अजंता के चित्रों में विविधता है, और इसमें ग्रामीण जीवन से लेकर नगरीय जीवन सभी की अभिव्यक्ति है। भारतीय कला के इतिहास में इसका महत्व इस बात से भी निहित है कि इसमें पूर्वी एशिया की कला पर भी अपनी छाप छोड़ी है। दूसरा अगला क्वेश्चन जो है, एलोरा न केवल भारतीय संस्कृति की महान धरोहर है बल्कि ये धार्मिक समन्वय का भी एक अनुपम उदाहरण है, इस कथन का टिप्पणी कीजिए। तो एलोरा स्थापत्य और मूर्तिकला चित्रकला इसमें 3 आते हैं। एलोरा में स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और पंथ में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन आते हैं। एलोरा के अध्ययन के बिना भारतीय कला का इतिहास अधूरा रह जाएगा। ये अजंता से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से 34 गुफाएं मिली हैं।
इस गुफाओं की विलक्षणता इस बात में है कि ये गुफाएं ब्राह्मण बौद्ध जैन तीनों धार्मिक पंथों से संबंध है। भारत में ऐसे बहुत कम केंद्र हैं जहाँ धार्मिक समरसता का ऐसा बेहतरीन उदाहरण मिलता है। मथुरा के बाद एलोरा ऐसा ही एक महत्वपूर्ण केंद्र है। एलोरा कला की विभिन्न शैलियों के विकास को दर्शाता है। पहली शैली स्थापत्य कला। एलोरा में निर्मित गुफाएं स्थापत्य कला के विकास का प्रमाण है। यह गुफा वास्तुकला का विकसित रूप है जिसका आरंभिक साक्ष्य में अशोककालीन गुफा के रूप में देखने को मिलता है। एलोरा में मूर्तिकला और चित्रकला दोनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ शिव, ब्राह्मण देवता, बुद्ध एवं तीर्थंकर सभी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं या होती हैं। इन मूर्तियों पर सारनाथ कला का प्रभाव देखा जा सकता है। एलोरा की चित्रकला पर अजंता के चित्रकला का प्रभाव देखा जा सकता है, परंतु एलोरा के चित्रों में भावों की वह गहराई नहीं है जो इस अजंता में पाते हैं। एलोरा की कलाकृतियों का अध्ययन करते हैं हुए हम पाते हैं कि विभिन्न धार्मिक पंथों के द्वारा जो मूर्तिकला या चित्रकला विकसित की गई है उसमें अभिव्यक्ति की समानता है। भले ही धार्मिक विश्वास अलग अलग हैं परंतु कला संबंधी दृष्टि एक है। इसलिए एलोरा विविधता में एकता का ज्वलंत उदाहरण बन जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक और मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।